एक बार की बात है, किसी कॉलोनी में दो ऐसे परिवार थे, जिसमें एक परिवार बहुत ही गरीब था तो दूसरा बहुत अमीर था। गरीब परिवार में एक महिला रहती थी जिसका नाम मधुबाला था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम अनन्या था। अनन्या बहुत ही सुशील और समझदार लड़की थी। वहीं दूसरी तरफ अमीर परिवार में कमला नाम की महिला रहती थी। उसकी भी इकलौती बेटी थी जिसका नाम शालू था। एक तरफ अनन्या समझदार और मेहनती थी, वो पैसे की बचत करना जानती थी। वहीं दूसरी तरफ शालू अपने शौक के आगे कुछ भी नहीं देखती थी। और तो और शालू की माँ भी उसके सारे शौक पूरे करती थी। उसे कभी भी किसी बात के लिए ना नहीं कहती थी। एक बार की बात है, शालू को अपने दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप पर जाना था, इसीलिए वो अपनी माँ से पैसे मांग रही थी। मामा, मुझे गोवा ट्रिप पर जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ, मुझे 50,000 दे देना प्लीज। बेटा, 50,000 ये तो बहुत ज्यादा है। इतने सारे पैसे एक बार में खर्च करोगे तो कैसे काम चलेगा? मामा यार, अभी नहीं घूमूंगी तो कब घूमूंगी, दे दो ना यार, हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी ना है। चल ठीक है, तुम मेरा ATM कार्ड ले जाना और बैंक से निकाल लेना। ओह माय मामा, थैंक यू सो मच। ये है कमला जी, शालू की माँ, जिन्होंने अपनी इकलौती बेटी को पूरे ऐशो आराम और नाजों से पाला है। कमला जी ने शालू को कभी भी किसी चीज के लिए ना रोका और ना ही टोका। उसी का फायदा उठाकर आज शालू के जो जी में आता है वो करती है। आज वो अपने दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप पर अपनी माँ के पैसे उड़ाने जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पड़ोसन मधुबाला जी अपनी बेटी अनन्या से कहती है, अनन्या बेटा, क्यों ना इस बार तू अपने लिए 2 नए सूट खरीद ले, तेरे पुराने सूट फट गए हैं। अरे माँ, आपकी साड़ी भी तो फटी हुई है ना, हम पहले आपके लिए साड़ी खरीदेंगे, उसके बाद मेरे लिए सूट। ठीक है, हम एक काम करते हैं, अपने लिए एक साड़ी और तुम्हारे लिए एक सूट खरीद लेते हैं। चल अब खाना बना लेते हैं। माँ आप बैठो, खाना मैं बनाती हूँ, आप बस बाजार जाकर कुछ सब्जी ले आओ, ठीक है? अनन्या की बात मानकर मधुबाला जी अपने घर में से झोला उठाकर सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाती है, जहाँ उन्हीं की पड़ोसन कमला जी उनसे मिलती है। मधुबाला जी को इतना शांत देखकर कमला जी ने मधुबाला जी से पूछा, अरे मधुबाला जी, कहाँ जा रही हो झोला लेकर? कहीं नहीं बहन जी, वो बस अनन्या खाना बनाने जा रही थी ना, तो जरा बाजार से सब्जी खरीदने आई थी। आप बताइए, आप कहाँ जा रही हो शालू के साथ? अब आपसे क्या छुपाना बहन जी, मेरी बेटी अपने दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप पर जा रही है, गोवा ट्रिप पर, तो बस उसी के लिए शॉपिंग करने आई हूँ। आप भी अपनी बेटी को कभी कभी कहीं भेज दिया करो घूमने फिरने के लिए, या जीवन भर ऐसे ही उसे गरीबी में रखना है? हाँ बहन जी, अब आप तो मेरे घर के हालात जानती ही है, और मेरी अनन्या को बाहर आना जाना पसंद नहीं है। अरे बहन जी, बेटी को पालने के लिए ये सब अफोर्ड करना पड़ता है, उसके नखरे उठाने पड़ते हैं। खैर गरीबी है, इसीलिए कर भी क्या सकते हैं। कमला देवी हर बार मधुबाला जी को ऐसे ही गरीब होने का ताना मारती रहती थी। इसी तरह एक दिन कमला जी पार्क में अकेले टहल रही होती है। तभी वो देखती है कि मधुबाला जी भी अपनी बेटी अनन्या के साथ पार्क में आती है। उन्हें देखकर कहती है, अरे मधुबाला जी, आप यहाँ? और अनन्या बेटा, तुम तो जवान हो, पार्क में क्या कर रही हो? फिट रहने के लिए जिम जाया करो, जिम। देखो, मैंने शालू को भी जिम ज्वाइन करवाया है। कमला जी की बात सुनकर अनन्या बड़े ही प्यार से उनका जवाब देती है, नहीं आंटी जी, अब मुझे जिम जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस पार्क में माँ के साथ टहलने आई थी। तुम्हें जिम भेजने की औकात भी तो होनी चाहिए ना, तुम्हारी माँ की। कमला जी मधुबाला जी का मजाक उड़ाकर
फिर अपने घर चली जाती है। उनके जाने के बाद अनन्या अपनी माँ से पूछती है, माँ, आप हर बार उनकी फालतू बातें क्यों सुनती रहती हो? इन्हें जवाब क्यों नहीं देती माँ? बेटा, समय आने पर भगवान उन्हें खुद जवाब दे देगा। हमें जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मधुबाला जी फिर से एक बार अपनी बेटी को तसल्ली दे देती है, लेकिन कमला जी कभी बाजार में, कभी मंदिर में, कभी सड़क पर तो कभी मोहल्ले में उनकी बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन कमला जी अपनी बेटी को बताती है, शालू बेटा, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है। पंडित जी ने तेरे लिए कुछ रिश्ते बताए हैं। अगर तुझे कोई लड़का पसंद हो तो मुझे बता दे। माँ, मैं आपको बताने ही वाली थी। दरअसल मैं अपने कॉलेज में ही एक लड़के रोहित से बहुत प्यार करती हूँ। वो काफी अच्छी जॉब करता है और काफी अमीर परिवार से भी है। ठीक है बेटा, तुम्हें जो पसंद है उससे ही तुम्हारी शादी करवाएंगे। एक तरफ शालू की माँ उसकी पसंद के लड़के से उसकी शादी करवाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अनन्या के लिए भी एक रिश्ता आता है और अनन्या की माँ भी उसका रिश्ता पक्का कर देती है। और कुछ दिनों में शालू की शादी धूमधाम से और अनन्या की शादी सिंपल तरीके से करवा दी जाती है और दोनों इत्तेफाक से एक ही मोहल्ले में अमीर और गरीब घर में बहू बनकर जाती है। एक दिन शालू अपनी बालकनी में खड़ी होती है, तभी उसकी नजर अनन्या पर पड़ती है जो उसके घर के नीचे से गुजर रही थी, जिसे देखकर शालू ने अनन्या को ताना मारा। अरे अनन्या, शादी के बाद भी तुम्हारी जिंदगी नहीं बदली ना? तुम शादी से पहले भी गरीब थी और शादी के बाद भी। सच में कैसी फूटी किस्मत है तुम्हारी। अरे शालू, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी शादी काफी अच्छे घर में हुई है। अनन्या की बातों को सुनकर शालू मुंह ऐंठते हुए बोली, ओहो, अरे यार, अब तो खुश रहने का दिखावा बंद कर दे। शालू की बात सुनकर अनन्या मुस्कुरा कर चली जाती है। एक तरफ शालू मौका मिलते ही अनन्या को ऐसे ही ताने मारने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे समय बीतता गया। शालू के ससुराल जाने के बाद कमला जी एकदम से अकेला महसूस करने लगी। कुछ सालों बाद एक दिन कमला जी अपने एक पड़ोसी रोहिणी से बात कर रही थी। शालू की शादी के बाद मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। हाँ, अब तो मेरा घर में मन भी नहीं लगता। सोचती हूँ कि ये सारी जमीन जायदाद शालू के नाम कर दूँ और उसी के साथ जाकर रह लूँ। सोच तो सही रही हो कमला जी, तुम भी तो इतने बड़े घर में अकेली रहती हो, आखिर कब तक अकेली रहोगी? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। तो चली जाओ, लेकिन मेरी मानो तो आजकल किसी पर भरोसा मत करना, अपने बच्चों पर भी नहीं। एक बार अपने बच्चों को परख तो लो। अरे रोहिणी बहन, मैंने अपनी शालू को पलकों पर बिठाकर पाला है, पलकों पर। उसकी हर इच्छा पूरी की है, मेरे साथ थोड़ी ना गलत करेगी वो। मैं तो कल ही वकील को बुलाकर सारी जायदाद अपनी बेटी और अपने दामाद के नाम कर दूंगी और अपनी बेटी के पास चैन से रहूंगी। अगले ही दिन कमला जी वकील के दफ्तर में जाती है और अपनी सारी जमीन जायदाद अपनी बेटी दामाद के नाम कर देती है और उन्हीं के घर रहने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अनन्या के चले जाने के बाद मधुबाला जी बीमार रहने लगी। एक दिन वो डॉक्टर के पास अपने आप को दिखाने के लिए गई। डॉक्टर उनका चेकअप करने के बाद मधुबाला से कहता है, अरे मधुबाला जी, पहले तो आपकी बेटी अनन्या आपका ध्यान रख लेती थी, लेकिन उसकी शादी के बाद तो आपका ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं है। देखिए, मेरी बात मानिए तो सर्दियों में कुछ समय के लिए अपनी बेटी के पास रहने के लिए चले जाइए। आखिर बच्चे ही माँ बाप का सहारा होते हैं। डॉक्टर साहब, बिटिया रानी की तो शादी हो गई है। अच्छा नहीं लगता ना कि मैं उसके घर जाकर रहूं। हाँ, लेकिन मैडम जी, अपनी तबीयत से ज्यादा जरूरी तो कुछ भी नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है। ध्यान रखिए अपना, दवाइयाँ समय पर लेते रहिएगा। डॉक्टर के पास से लौटते समय मधुबाला अपने मन में यही सोच रही थी कि
क्या सच में डॉक्टर साहब सही कह रहे थे? मैं कुछ दिन अनन्या के पास जाकर रहूं क्या? मधुबाला जी अपने मन में अनन्या के घर जाकर रहने का विचार कर ही रही होती है कि रास्ते में उन्हें कमला जी मिलती है और उन्हें देखकर मधुबाला उनसे पूछती है, अरे कमला बहन, इतना सारा सामान लेकर कहाँ जा रही हो? और मैंने सुना है कि तुमने अपना घर भी बेच दिया। हाँ, अकेले रहने से अच्छा है कि अपनी बेटी के पास रहूं। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी शालू के नाम कर दी। अब बुढ़ापे में इंसान अपने बच्चों के पास ही तो रहता है, तभी बुढ़ापा चैन से कटता है। सही कह रही हो बहन, जाओ जाकर रह लो बिटिया के साथ। कमला जी से बात करके मधुबाला जी अपने घर लौटती है और खाना पकाते समय कमला द्वारा कही गई बात उनके मन में सोचने लगती है। क्या मुझे भी अनन्या के पास हमेशा हमेशा के लिए जाकर रह लेना चाहिए? नहीं नहीं, लेकिन थोड़े दिनों के लिए तो चली ही जाती हूँ। मधुबाला भी अपनी बेटी के यहाँ जाने का मन बना लेती है, लेकिन कमला जी जब अपनी बेटी शालू के घर पहुँचती है तब उन्हें देखकर शालू बहुत खुश होती है और उन्हें अपने घर के अंदर ले जाते हुए कहती है, अरे मम्मी, आओ घर के अंदर आओ। आज आपका आना कैसे हुआ, वो भी इतना सारा सामान लेके? बेटा, मैं अकेली कहाँ रहती, इसीलिए तो मैंने सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी तुम्हारे और दामाद जी के नाम कर दी है, इसीलिए कि मेरा बुढ़ापा अपने बच्चों के साथ गुजर जाए। शालू अपने माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर चौंक जाती है और अपने मन में सोचने लगती है, हे भगवान, क्यों मम्मी हमेशा हमारे साथ रहेगी? अरे यार, रामू भैया जरा सामान उठा लाओ। जी मालकिन। रामू कमला जी का बैग उठाकर घर के अंदर लेकर आता है और शालू से पूछता है, मालकिन, ये बैग और अटैची कहाँ रख दूं? एक काम करो, अभी तो मम्मी का सारा सामान गेस्ट हाउस में रख दो। शाम को रोहित के आने के बाद हम मम्मी का रूम डिसाइड करेंगे। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, मैं तो कहीं भी रह लूंगी। मैं तो यहाँ सिर्फ अपने बच्चों के साथ रहने के लिए आई हूँ। अब बुढ़ापे में अकेले अकेले मेरा मन ही नहीं लगता। हाँ, और आ गई हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करने यहाँ पर। अब इन्हें झेलना पड़ेगा। कमला जी की बेटी शालू अपनी माँ की जायदाद लेने के बाद भी उन्हें देखकर खुश नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ मधुबाला जी अपनी बेटी के यहाँ जाने का मन बना ही लेती है। मैं कुछ दिनों के लिए अनन्या के पास उसके घर हो आती हूँ, तबीयत ठीक होने के बाद वापस आ जाऊंगी। और इस तरह मधुबाला जी भी अपनी बेटी अनन्या के पास उसके ससुराल में रहने चली जाती है और मधुबाला जी को देखकर अनन्या का खुशी का ठिकाना ना रहा। वो अपनी माँ से बोली, मेरी माँ, तुम आ गई। मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आओ, तुम घर के अंदर आओ। हाँ बेटा, वो डॉक्टर साहब ने ही कहा था कि सर्दी का समय है और बीमारी में अकेले रहना ठीक नहीं है, इसीलिए सोचा कि तुम्हारे साथ आकर रह लूं। बिल्कुल ठीक कहा माँ। अब आप इस रूम में आराम से बैठो और मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। एक तरफ अनन्या अपनी माँ मधुबाला जी के लिए खुशी खुशी चाय बना रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ शालू छत पर खड़ी होकर फोन पर अपने पति रोहित से बातें करने लगी। अरे यार रोहित, मम्मी हमेशा के लिए हमारे साथ रहने के लिए आ गई है और तुम यार बिजनेस ट्रिप पर चले गए हो। तो मैं क्या करूं? तुम्हारी माँ है। मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर अपनी जमीन जायदाद अगर वो तुम्हारे नाम करेंगी तो उनका ख्याल भी रखने की जिम्मेदारी तुम्हारे ही ऊपर आएगी। इतना कहकर रोहित फोन काट देता है और शालू फोन रखकर शालू मन ही मन अपनी माँ को बोझ समझ रही थी। इसी तरह कुछ दिन तो ठीक से बीतते हैं। फिर एक दिन रसोई में शालू अपने नौकरों का हिसाब करती है और उन्हें जाने के लिए कह देती है, रामू, शीला, ये लो तुम दोनों का हिसाब। आज के बाद काम करने के लिए मत आना। लेकिन मालकिन क्यों? हमसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं, मुझे नई नौकरानी मिल गई है, वो भी बिल्कुल फ्री। शालू अपने घर के नौकरों को काम से निकाल देती है और उनके जाने के बाद देखती है
कि कमला जी हॉल में उसके 5 साल के बेटे के साथ टीवी देख रही थी। उन्हें देखकर शालू गुस्से में झुंझुलाते हुए अपनी माँ को कहती है, माँ ये क्या लगा रखा है, पूरा दिन आप टीवी देखती रहती हो, आपके साथ में रहकर ये भी बिगड़ रहा है, थोड़ा बहुत काम करने में मदद कर दिया करो। अरे बेटा नाराज क्यों होती है, नौकर है तो सही काम करने के लिए, तू खामखा परेशान हो रही है। नौकर थे माँ, अब नहीं है, लेकिन अब मैंने उन्हें निकाल दिया क्योंकि अब आपके खर्चों के साथ साथ नौकरों का खर्चा भी हम नहीं उठा सकते। मेरा खर्चा? लेकिन बेटा मेरा तो जो कुछ था वो मैं तेरे नाम कर चुकी हूँ ना, अब क्या तुम मुझे 2 वक्त की रोटी तक नहीं खिला सकती? माँ वैसे ही इतनी महंगाई बढ़ गई है, घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है। एक काम करो, आज से आप ही घर के झाड़ू पोछा और बर्तन साफ सफाई और खाने का काम देख लो। ठीक है बेटा मैं कर लूंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं अपने घर पर भी तो काम करती ही थी ना। चलो अब तो मजा आ जाएगा, नौकरों के पैसे बचेंगे और घर का सारा काम काज भी हो जाएगा। एक तरफ शालू अपनी माँ को नौकरानी बनाकर खुश हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मधुबाला जी अपनी बेटी अनन्या से माफी मांगते हुए कहती है, बेटा मुझे माफ कर दे, एक तो तू वैसे ही इतनी परेशानी में इतनी तंगी में रहती है और ऊपर से मैं आ गई तुम्हारा खर्चा बढ़ाने। क्या कह रही हो माँ, बचपन से लेकर अब तक पापा के जाने के बाद आपने मुझे अकेले ही तो संभाला है, मुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, और बुढ़ापे में क्या हम आपकी अब सेवा भी नहीं कर सकते? हाँ माँ। अनन्या, माँ का बिस्तर हमारे बेटे अंबर के साथ पलंग पर लगा दो, दोनों नानी पोता साथ में सो जाएंगे और हम जमीन पर बिस्तर लगा लेंगे। अरे दामाद जी ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? हाँ माँ, तुम हमारे लिए अपना घर छोड़ के आई हो तो हमारा फर्ज है अपने माँ बाप की सेवा करना। अनन्या और उसका पति निखिल मधुबाला जी को न केवल प्रेम बल्कि सम्मान भी दे रहे थे। अब शालू की माँ कमला जी उसके घर में दिन भर काम करती थी। एक दिन वो घर के बाहर की सफाई कर रही होती है कि तभी वहाँ के रह रहे आस पड़ोस के लोग आपस में बातें करने लगे। अरे ये तो शालू की माँ लग रही है, ये क्या कर रही है? शालू अपनी माँ को घर से काम करवा रही है, वो भी इतनी ठंड में। हाँ बहन जी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले तो हमने सुना था कि शालू की माँ ने अपनी सारी जमीन जायदाद शालू और उसके पति के नाम कर दी है। अरे बहन क्या बताया जाए, माँ बाप की जमीन जायदाद लेने के बाद बच्चे बदल जाते हैं और माँ बाप को बोझ लगने लगते हैं। शालू के पड़ोसन बाहर खड़े होकर शालू के बारे में सब बातें कर रही होती है और उसकी माँ कमला जी सुन लेती है और सोचने लगती है, कहीं ये औरतें सच तो नहीं कह रही, कहीं सच में मेरी बेटी ने मुझे नौकरानी बनाकर तो नहीं रख दिया है, पर मैं अपनी बेटी पर बोझ तो नहीं बन रही। कमला जी अपने मन में सारी बातें सोच ही रही होती है, तभी अंदर से शालू की तेज चिल्लाने की आवाज आती है। माँ कहाँ हो, जरा अंदर आओ, आपने क्या इस घर को धर्मशाला बना रखा है? आप सब्जी चढ़ा कर गई थी तो गैस कम कर जाती ना, अब देखो ये पूरी सब्जी जल गई है, कौन खाएगा इसे? आज आपको खाना नहीं मिलेगा, आप यही सब्जी खाएंगी। लेकिन बेटा मैंने तुझे कहा था ना कि सब्जी गैस पर चढ़ाई हुई है, तू एक बार उसको चला देना। तो क्या मैं यहाँ पर आपकी नौकरानी बनने बैठी हूँ? जब आपको कहा है कि इस घर का काम आपको संभालना है तो अपने हिसाब से देखिए ना। शालू तेज आवाज में अपनी माँ पर चिल्ला रही होती है और उसके चिल्लाने की आवाज बाहर मोहल्ले तक जाती है। उसके बाद मोहल्ले की औरतें फिर से बातें बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मधुबाला जी अनन्या को अकेले में काम करते हुए देखकर उनसे कहती है, ला बेटा अनन्या, तू कितना काम करेगी पूरा दिन, सब्जी काटने का काम मैं कर देती हूँ। नहीं माँ, तुम रहने दो, तुम आराम करो, इस उम्र में तुमसे काम करवाऊंगी। मैं सब्जी काट के बना दूंगी और गरम गरम फुल्की भी खिला दूंगी। अनन्या के मुंह से ऐसी बातें सुनकर
मधुबाला जी गदगद हो उठती है और वो अपनी बेटी को आशीर्वाद देते हुए कहती है, भगवान तुम जैसे बच्चे सभी को दे। अनन्या का पति एक मजदूर था। उसके घर में गरीबी थी, लेकिन अपने माँ के लिए प्रेम और सम्मान बहुत था। अनन्या अपनी माँ को एकदम भगवान की तरह रखती थी, लेकिन दूसरी तरफ शालू सारी जायदाद लेने के बाद भी अपनी माँ को नौकरानी बना कर रख रही थी। एक दिन कमला जी को तेज खांसी आ रही थी, इसीलिए वो अपनी बेटी शालू से कहती है, शालू बेटा, मेरी खांसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मुझे डॉक्टर के पास ले चल बेटा। लेकिन वो खांसी तो जवानी में ठीक होती है, अब इस उम्र में आप डॉक्टर के चक्कर लगाओगी? वैसे आज रोहित बिजनेस ट्रिप से वापस आ रहे हैं, तो अच्छा खाना बना देना। इतना कहकर शालू वहाँ से चली जाती है, लेकिन कमला जी अपनी बेटी की बात सुनकर हतप्रभ रह जाती है और सीढ़ियों से नीचे उतरते समय उनका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है, जिससे वो घबरा उठती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ऐसा लग रहा है सच में आज तो मेरी कमर और पैर टूट गया। तभी शालू आती है और अपनी माँ से कहती है, अरे अब क्या कर दिया माँ, तुम तो सच में हमारे लिए आफत बन गई हो, आफत। लाओ दिखाओ क्या हुआ। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, सपनों के रंग सामने आ गए हैं। तू चिंता मत कर, मैं ठीक हो जाऊंगी। तू जाकर अपना काम कर। शालू की बात से कमला जी काफी उदास थी। उस दिन घर का काम निपटाकर वो लंगड़ाती हुई पास के मंदिर में जाकर बैठ जाती है, जहाँ मधुबाला जी पहले से बैठी हुई थी। कमला जी को लंगड़ाते हुए देखकर मधुबाला जी कहती है, अरे कमला जी, मैं सोच ही रही थी कि आप दिखाई नहीं दे रही। आप तो मुझसे भी पहले आई थी ना अपनी बेटी के पास रहने के लिए। हाँ बहन जी, मैंने सोचा था कि अपना बुढ़ापा अपनी बेटी के साथ बिताऊंगी, लेकिन हर बार जैसा सोचते हैं वैसा कुछ नहीं होता ना। आप बताइए, कैसे रखती है अनन्या आपको? भगवान ऐसी बेटी हर किसी को दे। मैं तो भगवान से हर रोज यही दुआ मांगती हूँ कि बचपन में मैंने जो संस्कार अपनी बेटी को दिए, आज वो संस्कार मुझे वापस मिल रहे हैं मेरी सेवा के रूप में। मधुबाला जी की बात सुनकर कमला की आंखों में आंसू भर आए। फिर भी उन्होंने अपने आंसू को छुपाते हुए मधुबाला जी से कहा, खुशकिस्मत है बहन जी आप, हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। मधुबाला जी की बात सुनकर कमला जी को अपनी किस्मत पर रोना आता है और वो अपने घर में लौट आती है। लेकिन जैसे ही कमला जी घर में कदम रखती है, शालू तुरंत चिल्लाने लगती है, मम्मी कहाँ चली जाती हो आप? आपको जरा भी घर की चिंता है या नहीं? वो बेटा, बस मैं जरा मंदिर तक गई थी, मेरा मन थोड़ा सा बेचैन हो रहा था ना, इसीलिए। यहाँ हम सब यहाँ पर भूखे बैठे हैं और मेरी मम्मी मंदिर में भगवान को खुश करने में लगी है। वाह आप यार। मम्मी अब जल्दी से खाने में कुछ बना दो, रोहित आने वाले हैं, हमें भी भूख लगी है। शालू की बात सुनकर कमला जी दुखी मन से जल्दी जल्दी हाथ चलाकर सबके लिए खाना बनाती है। शाम को उनका दामाद रोहित भी घर आ जाता है। दिन इसी तरह गुजरते हैं। कुछ दिन के बाद कमला जी को बुखार के साथ साथ खांसी हो जाती है और वो अपने बिस्तर पर बैठे बैठे भगवान से विनती करती है, हे भगवान, ये खांसी तो बढ़ती चली जा रही है, ना जाने ये खांसी मेरी जान लेकर ही जाएगी। खांसते खांसते कमला जी अपना रुमाल अपने मुंह के पास लगा लेती है। उन्होंने देखा कि उनके रुमाल पर खून के धब्बे आ गए थे, जिन्हें देखकर कमला जी चिंता में पड़ जाती है, लेकिन अपनी बेटी के डर की वजह से वो उसे कुछ नहीं कहती। एक तरफ कमला जी अपनी जमीन जायदाद बेटी के नाम करने के बाद भी डर में जी रही थी, वहीं दूसरी तरफ अनन्या अपनी माँ के लिए स्वेटर और एक साड़ी लेकर आई थी और उन्हें वो देते हुए कहती है, माँ, अरे माँ, कहाँ हो माँ?
अपनी बेटी की आवाज सुनकर मधुबाला जी घर के बाहर आंगन से आवाज देती है। हाँ बेटा, यहीं पर बैठी हूँ, बाहर आंगन में। क्या हुआ? देखो माँ, निखिल आज आपके लिए क्या लेकर आए हैं। देखो तो सही, कितनी सुंदर साड़ी है। और ये स्वेटर, निखिल कह रहे थे कि आपकी साड़ी और स्वेटर खराब हो गया है। इसकी क्या जरूरत थी बेटा, और इसकी मुझसे ज्यादा तो तुझे जरूरत है। देख जरा अपनी साड़ी को, कितनी जगह पर सिलवटे लगे हैं, और तेरा स्वेटर भी ना जाने कितने साल पुराना है। अरे माँ, आप चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ तो सही। मैं अगली बार अनन्या के लिए भी साड़ी और स्वेटर लेकर आऊँगा। अभी ये तो अपनी माँ के लिए लेकर आया हूँ। अपनी बेटी और दामाद की बात सुनकर मधुबाला जी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी मोहल्ले में अमीर बच्चों की माँ का अलग ही रूप देखने को मिलता है। अरे शालू, देखना जरा ये रुमाल किसके हैं? इन पर कितना सारा खून लगा हुआ है। हे भगवान, कहाँ से आया इन पर इतना सारा खून? माँ, अरे ओ माँ, कहाँ मर गई? हाँ बेटा, क्या हुआ बताओ। मैं छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई थी। तुम दोनों इतना गुस्से में क्यों हो? माँ, रुमाल पर इतना सारा खून कहाँ से आया? ये तुम्हारा किया धरा है ना? हाँ बेटा, वो बस मेरी खांसी ज्यादा बढ़ गई ना, तो खांसते खांसते मेरे मुंह से खून आ जाता है। शालू, मैं तुम्हारी माँ के प्यार के चक्कर में अपने घर में बीमारी नहीं पालना चाहता। तुम्हारी माँ इस घर के अंदर नहीं रहेगी। मैंने कह दिया तो कह दिया। लेकिन बेटा, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने तो अपना घर, जमीन, जायदाद सब कुछ तुम्हारे नाम कर दी है ना। हाँ तो माँ, आपने एहसान नहीं किया, वो सब मेरा ही था। माँ बाप की जमीन जायदाद पर बच्चों का ही हक होता है। चलिए, आप इस घर में नहीं रह सकती, बल्कि आप गैरेज में रहेंगी। घर में छोटा बच्चा है, वो बीमार पड़ सकता है। गुस्से में आकर शालू और रोहित कमला जी का बोरिया बिस्तर उठाकर गैराज में पटक देते हैं। और सर्दियों में कमला जी जब गैराज में रहने को मजबूर होती है, तो वहीं दूसरी तरफ निखिल एक चिट्ठी लेकर आता है जो कि मधुबाला जी के नाम की थी। निखिल वो चिट्ठी मधुबाला जी को देते हुए कहता है, माँ देखना जरा, डाकिया आपके नाम की चिट्ठी लेकर आया है। न जाने इस चिट्ठी में क्या है। पता नहीं बेटा, मुझे नहीं पता कि मुझे चिट्ठी कौन भेजेगा। मधुबाला जी चिट्ठी खोलकर देखती है तो उनकी आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं। अपनी माँ को ऐसे रोता हुआ देखकर अनन्या पूछती है, अरे माँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? बेटा, सालों से तुम्हारे चाचा के साथ जो जमीन जायदाद का केस चल रहा था ना, वो हम जीत गए बेटा, हम जीत गए। और बदले में हमें पूरे 1 करोड़ मिले। अरे माँ, मतलब अब माँ हमारी करोड़पति बन गई। निखिल बेटा, तुम आज ही मुझे वकील के पास लेकर चलना। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। एक तरफ मधुबाला जी निखिल के साथ जाकर अपने गांव की जमीन के सारे पैसे निखिल और अनन्या के नाम कर देती है। वहीं दूसरी तरफ गैराज में बीमारी से परेशान कमला जी अपने दिन काट रही थी और एक दिन शालू के घर पर उसकी कुछ सहेलियां उससे मिलने आ रही थी। इसीलिए वो अपनी माँ के पास जाकर उनसे काम करने के लिए कहती है, माँ सुनो, आज मेरी सहेलियां आने वाली है घर पर, तो उनके लिए खाना पीना बनाना है। तुम मेरे साथ घर के अंदर चलो। लेकिन बेटा, मेरा चश्मा टूट गया है। कुछ दिन पहले भी तुझे और दामाद जी से कहा था मैंने, मुझे चश्मे के बगैर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी? माँ, तुम्हें जब काम ही कहो तब तुम बहानेबाजी करने लगती हो। ऐसे बिना चश्मे के कहीं तुम अंधी नहीं हो जाओगी। चलो अब जल्दी, बहुत काम है माँ। शालू कमला जी के साथ ऐसा ही बर्ताव करने लगी थी। पूरे घर का काम करवाती थी और उन्हें खाने को रोटी तक नहीं देती थी। आज उसकी सहेलियां आने वाली थी और इसीलिए वो अपनी माँ को काम करने के लिए गैराज में बुलाने आई थी। कमला जैसे ही घर पहुँचती है, जिसे देखकर शालू का बेटा आरव कमला से कहता है, नाना नानी, आप ऐसे क्यों रहती हो? आपकी तबीयत खराब है क्या? आपने तो कितने दिनों से नहाया भी नहीं है।
आरव तुरंत अपने नानी के पास जाने लगा, लेकिन शालू ने उसे रोकते हुए बोला, अरे आरव, इधर आओ, तुम्हारी नानी बीमार है, उनके पास जाओगे तो तुम्हें भी बीमारी लग जाएगी। बेटा, पहले कुछ खाने के लिए दे दे, 2 दिन से तूने मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया है, कमजोरी की वजह से चक्कर आ रहे हैं। पहले काम कर लो, उसके बाद खाना खा लेना जी भर के। शालू गुस्से में अपनी माँ को रसोई में काम करने के लिए खड़ा कर देती है और एक गिलास दूध बनाकर अपने बेटे को देती है और खुद अपनी बालकनी में जाकर सहेली से बात करने लग जाती है। तभी आरव अपने गिलास का दूध बढ़ाते हुए कमला से कहता है, अरे नानी, आप भी दूध पी लो। मुझे पता है मम्मी पापा आपके साथ अच्छा नहीं करते, आपको भूख लगी है ना, आप मेरा दूध भी पी लो। नहीं बेटा, तू पी ले, तेरी माँ ने देख लिया ना तो मेरे साथ तुझे भी डांटेंगी। अब आरव जबरदस्ती कमला जी को दूध का गिलास पकड़ा देता है। तभी शालू किचन के अंदर आ जाती है और गुस्से में कमला जी के हाथ से दूध का गिलास छीनकर फेंक देती है और गुस्से से बोलती है, हाँ होती है माँ, अब तो मेरे बच्चे का हिस्सा भी खाओगी क्या? मैंने तुमसे कहा था ना, काम करके खा लेना। अब अगर तुम काम करोगी तो ही तुम्हें खाना मिलेगा। अपने प्रति अपनी बेटी का ऐसा व्यवहार देखकर कमला जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो जल्दी जल्दी अपनी बेटी की सहेलियों के लिए खाना बनाती है। इतनी देर में उसकी सहेलियां भी आ जाती है और उनके आते ही शालू रसोई में जाकर अपनी माँ से कहने लगती है, माँ सुनो, मेरी सहेलियों के सामने गलती से भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी माँ हो। अगर उन्हें पता चल गया ना तो मैं हमेशा हमेशा के लिए आपको घर से बाहर निकलवा दूंगी। ठीक है बेटा, पता नहीं चलेगा बेटा। शालू की सहेलियां डाइनिंग एरिया में बैठकर मजे से खाने का मजा लेती है और शालू से कहती है, अरे शालू, तेरी नौकरानी के हाथ के खाने में तो वाकई ही गजब स्वाद है। हाँ यार, मेरे यहाँ पर जब किसी पार्टी होगी तो तुम अपनी नौकरानी को लेकर आना, इसी से खाना बनवाएंगे। और नौकरानी, जरा हमारे लिए भी तो कॉफी बनाकर लेकर आना। अपनी बेटी और उसकी सहेलियों से खुद के लिए नौकरानी शब्द सुनकर कमला जी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और बिना चश्मे के दिखाई ना देने की वजह से अचानक जब वो कॉफी लेकर आती है तो गलती से वो कॉफी शालू की सहेलियों पर गिर जाती है, जिसके बाद शालू कमला जी को धक्के देकर नीचे गिरा देती है और अपनी सहेलियों से कहती है, इन बूढ़े लोगों की यही समस्या है, हद कर दी उन्होंने। शालू अपनी माँ को डांटते हुए कहती है, आज तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के बीच मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, निकल जाओ मेरे घर से। शालू गुस्से में अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देती है और अब कमला जी बिल्कुल बेसहारा हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ मधुबाला जी ने जो पैसे अपनी बेटी और दामाद के नाम किए थे, उनसे अनन्या और निखिल ने एक पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया था। और एक दिन अनन्या निखिल से कहती है, सुनो जी, हमें अब मुनाफा अच्छा हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि एक बड़ा सा घर ले लेते हैं माँ के नाम पर, और गाड़ी भी देखी है मैंने, माँ को आने जाने में परेशानी नहीं होगी ना। हाँ, अच्छा आइडिया है, आज ही ले लेते हैं। अनन्या और निखिल उसी दिन उसी सोसाइटी में मधुबाला जी की पसंद का एक घर और एक गाड़ी फाइनल करते हैं। कुछ दिन अच्छे से गुजरते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कमला जी दर बदर की ठोकर खा रही होती है। वो दिन में मंदिर में रहती है और रात कभी मंदिर में तो कभी गुरुद्वारे में गुजारती है, लेकिन उनकी बीमारी की वजह से गुरुद्वारे वाले भी उन्हें बाहर निकाल देते हैं और वो एक दिन सड़क पर भीख मांग रही थी। तभी अनन्या, निखिल और अपनी माँ के साथ गाड़ी में वहाँ से गुजर रहे होते हैं और उन्हें देख लेती है। उन्हें देखकर अनन्या अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, ये तो कमला आंटी है ना, शालू की माँ, इनकी ऐसी हालत। हाँ बेटा, शायद जैसे मैंने सोचा था वही हुआ। इन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद शालू और उसके पति के नाम कर दी थी और उन्होंने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। हमें उनकी मदद करनी चाहिए,
निखिल और अनन्या कमला जी को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां उनके फेफड़े का ऑपरेशन होता है, जिसका सारा खर्चा अनन्या देती है। और ठीक होने के बाद अस्पताल में कमला शर्म के मारे अनन्या और मधुबाला से माफी मांगते हुए कहती है, मधुबाला जी, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया करती थी, लेकिन तुम्हारे संस्कार ने तुम्हारी बेटी को बुढ़ापे का सहारा बनाया और मेरी बेटी आज मुझसे ही दगा कर गई। आंटी जी आप चिंता मत करो, आपके साथ जिसने गलत किया है उसके गलत का बदला हम जरूर लेंगे। निखिल और अनन्या कमला जी को अपने घर ले आते हैं और घर आने के बाद अनन्या निखिल से कहती है, निखिल, हमें शालू और रोहित को सबक सिखाना होगा। हाँ, मैंने उसका पूरा इंतजाम कर लिया है। हमारे मैनेजर मिस्टर गुप्ता ने रोहित को एक नए स्टार्टअप में पैसा लगाने का झांसा दिया है, जिसकी वजह से रोहित ने अपना घर, मकान सब गिरवी रखकर अपनी सारी जमा पूंजी उस प्रोजेक्ट में लगा दी है। लेकिन अब तुम क्या करोगे? दरअसल वो प्रोजेक्ट नकली है और एक्साइटमेंट में रोहित ने पेपर ठीक से नहीं देखे। कल उसके घर नोटिस जाएगा कि वो बर्बाद हो चुका है। उसकी सारी प्रॉपर्टी अब कमला आंटी के नाम हो चुकी है। अगले दिन सुबह सुबह रोहित के घर एक नोटिस आता है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। शालू, हम बर्बाद हो गए। अरे, मैंने जिस स्टार्टअप में अपनी सारी जमा पूंजी लगाई थी वो फेल हो गया है और हमारा ये घर भी अब बिक चुका है। आज ही हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे? पर मुझे नहीं पता। देखो, तुमने जिस तरीके से अपनी माँ को घर से बाहर निकाला, उसी तरीके से किस्मत ने हमें बेघर कर दिया। शालू और रोहित को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मजबूरी में घर से निकलने को मोहताज हो जाते हैं। रोहित जगह जगह नौकरी ढूंढता है, लेकिन निखिल के कहने पर कोई भी उसे नौकरी नहीं देता और वो मजदूरी करने लगता है। एक दिन पंचर की दुकान पर, शायद मेरी गाड़ी में पंक्चर हो गया है, मैं ठीक करा लेता हूँ। कमला आंटी और आप माँ दोनों इसी में बैठो। निखिल अपनी गाड़ी को पंक्चर की दुकान के सामने रोकता है, जहाँ रोहित पंक्चर ठीक करने का काम कर रहा होता है। वो कमला जी को निखिल की गाड़ी में देखकर हैरान रह जाता है और उनसे पूछता है, अरे, आप यहाँ पर? आपको पता है हम आपको कहाँ ढूंढ रहे थे? मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। लेकिन माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं शालू का पति, रोहित आपका दामाद। मेरी कोई बेटी और दामाद नहीं है। कमला जी की बेरुखी से वहाँ से निखिल के साथ चली जाती है। वहीं रोहित अपने किराए के घर में जाकर शालू से कहता है, शालू, तुम्हें पता है मैंने माँ को निखिल के साथ देखा। वही निखिल जिसने अभी अभी हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा सा घर खरीदा है। हाँ, तुम्हें पता है कि माँ उन्हीं के साथ रह रही है। रोहित के मुंह से ऐसी बात सुनकर शालू को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, जिससे वो रोहित से कहती है, रोहित, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने अपनी माँ का अपमान कहा, इसीलिए भगवान ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमें अपनी गलती को सुधारना होगा। दरअसल रोहित और शालू पूरी तरह से भिखारी बन चुके थे। उनके पास खाने को रोटी तक नहीं थी और उनका बेटा आरव भी बीमार था। इसीलिए वो अपनी भिखारी वाली हालत में निखिल के घर पहुंचते हैं। वहां जाकर अपनी माँ कमला देवी से माफी मांगने लगते हैं। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आपकी सारी जायदाद लेने के बाद मैंने आपको नौकरों की तरह रखा, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है माँ, कि भिखारी बनकर रहना कैसा होता है। मुझे माफ कर दो माँ, माफ कर दो। कमला जी नाराज होते हुए शालू और रोहित से कहती है, मेरी कोई बेटी दामाद नहीं है। मेरी एक ही बेटी है जिसका नाम अनन्या और दामाद निखिल है। मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। कमला जी को सभी मिलकर समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोहित और शालू ने कमला जी के साथ जैसा व्यवहार किया था, इसीलिए कमला जी उन्हें माफ नहीं करती है और अपनी सारी जायदाद आरव यानी शालू के बेटे और अंबर यानी अनन्या के बेटे के नाम कर देती है और अनन्या निखिल के साथ ही रहती है। इधर शालू और रोहित भिखारी बनकर जिंदगी जीने लगी।